एरिथमिया हमारे दिल की धड़कन में अ, अगर वेरिएशन होता है उसे हम एरिथमिया कहते हैं। अगर जनरली हमारे दिल की धड़कन एक स्टेबल स्टेट में रहती है, जिसको ये 60 टू 90 के रेट पे वेरी करती है और अलग-अलग इंडिविजुअल में अलग-अलग थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन अगर ये 60 के बिलो रहती है या 90 के अबव रहती है और रिदम में वेरिएशन होते रहते हैं, तो उसे हम एरिथमिया कहते हैं। एरिथमिया ब्रेडियरिथमिया भी हो सकता है, टैकीअरिथमिया भी हो सकता है। ब्रेडियरिथमिया मीन्स कि अगर हमारा हार्ट बीट 60 के बिलो जाता है, उसे ब्रेडियरिथमिया कहते हैं, यानी कि लो हार्ट रेट। और अगर हमारा हार्ट रेट 90 के अबव जाता है, उसे टैकीअरिथमिया कहते हैं, यानी कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट। एरिथमिया के सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली पाल्पिटेशन पेशेंट को फील होता है। पेशेंट फील करता है कि उसकी हार्ट बीट इर्रेगुलर है, उसको हार्ट बीट कई बार सुनाई देती है और उसको ऐसा लगता है कि बहुत तेज दिल धड़क रहा है। पेशेंट को डिजीनेस फील होना, पेशेंट फील करता है जैसे उसको चक्कर आ रहा है या लैक ऑफ एनर्जी या जल्दी फैटीग हो जाता है, थक जाना, थकान हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। एरिथमिया के बहुत रीजन हो सकते हैं। जनरली नॉर्मली जो सबसे कॉमन जो एरिथमिया होता है या टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया होता है, साइनस, यानी कि जैसे कई बार हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है या हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब भी हमें अपनी हार्ट बीट फील होती है। उससे वो एक्सर्शन के कारण होता है, वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होती है हार्ट बीट की। लेकिन अदरवाइज अगर हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई वेरिएशन होती है, उस रीजन से भी एरिथमियास हो जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर हमारा हार्ट वीक है, अगर एलवी डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं, उस रीजन से एरिथमियाज हो सकते हैं। या फिर हमारा जो अपर चैम्बर है, एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उनके स्ट्रक्चर या फंक्शन में एबनॉर्मलिटी होने से भी एरिथमिया हो सकते हैं। वॉल्व की डिसऑर्डर से एरिथमिया हो सकते हैं या हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण भी एरिथमिया हो सकते हैं। एक होते हैं टेकी एरिथमियाज, एक होते हैं ब्रेडी एरिथमियाज। टेकी एरिथमियाज में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ब्रेडी एरिथमियाज में हार्ट बीट कम हो जाती है। मोस्ट कॉमनली टेकीअरिथमियाज जो होते हैं वो ओल्डर एज में होते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन एक टेकीअरिथमिया है जो कि मोस्ट कॉमनली ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। उससे और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है। सो एट्रियल फिब्रिलेशन इज वन टाइप ऑफ टेकीअरिथमिया। ये हमारे हार्ट के अपर चैम्बर को अफेक्ट करता है, जिसे कि हम एट्रियम, इट में भी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इसी प्रकार से एट्रियम के कई तरह के और एरिथमियाज होते हैं, जैसे एट्रियल टेकिकार्डिया। और दो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एरिथमियाज हैं एट्रियम के। और इसी प्रकार से वेंट्रिकल के भी एरिथमियाज हो सकते हैं लोअर चैम्बर के, जिसे हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये दो प्रकार के सबसे कॉमनली लोअर चैम्बर के एरिथमियाज देखे जाते हैं। ज्यादातर होता है कि हमारे जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं या तो वीक होते हैं या फिर उनकी रीमॉडलिंग होती है एज के साथ साथ। जैसे कोई भी अगर वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है, हार्ट के वॉल्व्स में लीकेज है या फिर कोई वॉल्व्स में ब्लॉकेज है, जैसे कि मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इस तरह से हार्ट के जो वॉल्वुलर लीजन्स होते हैं, इनसे भी एरिथमियाज जनरेट हो सकते हैं। दूसरा रीजन होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज एरिथमियाज का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हमारे हार्ट की जो आर्टरीज है उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज के कारण या फिर प्रीवियस कोई हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के कारण हमारा हार्ट वीक हो जाता है और कुछ एरियाज हार्ट के डेड भी हो जाते हैं। इससे भी एरिथमियाज जनरेट होने का रिस्क हो जाता है। और वैसे भी ओल्ड एज में जो हमारा चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर होता है हार्ट का, एट्रियम, वो धीरे धीरे एनलार्ज हो जाता है। हार्ट में डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, उससे अपर चैम्बर थोड़े एनलार्ज हो जाते हैं और इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन का ज्यादातर काफी रोल रहता है, एज का रोल रहता है। और ये भी एरिथमियाज का बहुत कॉमन रीजन है। अगर हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ने से, पर्टिकुलरली अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क है उसमें स्ट्रोक का होता है। स्ट्रोक यानी कि हमारे जो हार्ट से क्लॉट जनरेट होते हैं और क्लॉट जनरेट होके हमारे ब्रेन के वेसल में चले जाते हैं।
ब्रेन के वेसल में क्लॉट जाने से ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट भी अगर डेड हो जाता है, उससे बॉडी का एक पार्ट में पैरालिसिस आ सकता है। इसे हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक का रिस्क रहता है, फिर हार्ट बीट बहुत फास्ट होने से हार्ट फेलियर का रिस्क रहता है। और हार्ट फेलियर होने से जो है बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ये सब इस तरह के पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें वेंट्रिकुलर यानी कि लोअर चैम्बर के जो एरिथमियाज होते हैं, अगर उसमें टेकियारिथमियाज होते हैं, जैसे कि धड़कन बहुत तेज होने से सडनली पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। वेंट्रिकुलर टेकियारिथमियाज, पर्टिकुलरली वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, फिब्रिलेशन होता है। इससे क्या होता है कि धड़कन तेज होने से हमारे बॉडी की पंपिंग मेंटेन नहीं हो पाती है प्रॉपरली और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इससे सडनली पेशेंट फेंट भी कर सकता है, लाइफ को बहुत बड़ा डेंजर और थ्रेट हो जाता है ऐसे केस में। और जो एरिथमियाज दिल की धड़कन कम होने से एसोसिएटेड है, जिनको हम ब्रेडी एरिथमियाज कहते हैं, उनसे भी पेशेंट को कई बारी चक्कर आना, बेहोशी आना, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। और इसमें अगर धड़कन बहुत ज्यादा कम हो जाती है कई बारी, तो पेशेंट ऐसे केस में बेहोश हो जाते हैं, जैसे चलते चलते कई बार एकदम से गिर जाना, बेहोश हो जाना। और अगर धड़कन रिकवर नहीं होती है, उस केस में डेथ के भी होने का रिस्क रहता है। ये जो डिजीज है एरिथमियाज की, एक्चुअली ले पर्सन को बहुत डिफिकल्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन ज्यादातर एरिथमियाज उन लोगों में एसोसिएटेड होते हैं जिनको कोई ना कोई हार्ट ट्रबल पहले से होता है। इसलिए जो लोगों को हार्ट ट्रबल है, पर्टिकुलरली जिनको प्रीवियस कभी हार्ट अटैक हुआ है, या फिर कोई एरिथमियाज की प्रीवियस हिस्ट्री है, या फिर जिनके वॉल्व्स में डिसऑर्डर है, या फिर जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, इनको एरिथमियाज का रिस्क होता है। और अपने सबसे इसका प्रिकॉशन यही है कि अपने डॉक्टर्स को रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए। और अगर उनको कभी भी ऐसा लगता है कि उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, या फिर उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, टायर्डनेस है, इजी फैटीग है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे केस में एक बार अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए।